बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों के बीच मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बहुत सारी नई जानकारियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है और आज जून माह का चौथा शनिवार है। तो बताइए, सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार आज हम किस आपदा पर बात करेंगे? याद आया? अच्छा, तो मैं बताती हूँ। आज हम लोग बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राज्य में 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण बहुत क्षति होती है और 2016, 2017 और 2019 में हमारे राज्य में काफ़ी बाढ़ आई। बच्चों, अभी मॉनसून का समय शुरू हो गया है। इस दौरान बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बाढ़ आने के पूर्व तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? अतः आज हम लोग जानेंगे कि बाढ़ आने के पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए और बाढ़ से अपने जीवन की रक्षा कैसे करेंगे। आज एसडीआरएफ के द्वारा बाढ़ से बचाव के बहुत सारे तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा और आज हम लोग परिवार एवं समुदाय के स्तर से बाढ़ के आने के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, ये हम सब जानेंगे और सीखेंगे। आज हमारे साथ बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स या बाल अधिकारों के लिए बिहार के युवाओं के मंच के कुछ सदस्य हैं। आज हम बाढ़ में उनके अनुभवों के बारे में उनसे बात करेंगे। बच्चों, आज के एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिए और समझें। चलिए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। हेलो। हाँ हरिया, बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं। देखिए कहीं कोरोना न फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046 अथवा टोल फ्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज सुरक्षित शनिवार के तहत आपको बाढ़ पूर्व तैयारी करने के बारे में बताया जा रहा है। इस सत्र में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बाढ़ क्या है और इसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है। बाढ़ प्रायः प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती है और कभी कभार मानवीय भूल के कारण भी बाढ़ आता है। प्राकृतिक आपदा के रूप में अगर बाढ़ को जानना चाहते हैं तो वो कारण है अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता के अनुसार सामान्य से अधिक प्रवाह होने के कारण बाढ़ उत्पन्न होती है। इससे नदियों का पानी किनारों से बाहर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है। बाढ़ कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। कुछ बाढ़ धीरे धीरे विकसित होते हैं, जबकि अचानक आई बाढ़ जैसे बादल फटने के कारण कुछ ही मिनटों में विकसित हो सकते हैं। बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ या अस्थिर भी हो सकता है। अगर बाढ़ का पानी स्थिर है तो वह इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर बाढ़ के पानी का तेज बहाव अगर है तो वो काफी खतरनाक होता है। मानवीय भूल के कारण कोई बांध या तटबंध टूटने से भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। उसे अप्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। बाढ़ अत्यधिक बारिश और उचित जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण होती है। बाढ़ की गंभीरता हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और उसी के कारण होने वाला विनाश भी अलग अलग होते हैं।
दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा क्षरण के कारण नदी जल में गाद या मिट्टी की मात्रा में वृद्धि होना है। दूसरा जो और कारण है कि मानवीय क्रियाकलापों जैसे अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक प्रवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव बसावट की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बाढ़ के पानी के कारण कुछ मकान जल प्लावित हैं। बाढ़ के संदर्भ में बिहार का परिदृश्य के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगभग 17% भूभाग बिहार में है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 73% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 76% लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। बिहार में नदियों का जाल है, जिसमें ज्यादातर नदियां हिमालय और तराई क्षेत्रों से निकलती है। मानसून काल में लगातार बारिश एवं हिमालय व अन्य भागों से नदियों में भारी मात्रा में पानी आने के कारण नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है। बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं गंगा, कोसी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, अधवारा समूह की नदियां, ये सारी बिहार की प्रमुख नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। बाढ़ के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का मतलब हुआ कि यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें अति बाढ़ प्रवण जिले हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रवण जिले हैं। मतलब ये हुआ कि जो अति बाढ़ प्रवण जिले हैं वहाँ बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, और बाढ़ प्रवण जिले का मतलब हुआ वो भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं, वहाँ भी बाढ़ आती है। इसमें 13 जो है बाढ़ प्रवण जिले हैं, उसके नाम हैं सारण, नालंदा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, अररिया, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय। अब 15 जो अति बाढ़ प्रवण जिले हैं जहां बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है वो जिले हैं सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और भागलपुर। अब हम लोगों ने अभी तक कारण जाना, बाढ़ के बारे में सीखा। अब बाढ़ का प्रभाव बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। बाढ़ के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि बाढ़ के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनमें डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है, उनमें चर्म रोग हो जाता है, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के कारण बच्चों को ससमय पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने से कुपोषण के शिकार होने की संभावना होती है। बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं, वहां उस समय में काम सारे बंद हो जाते हैं, तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं कुपोषित हो जाते हैं। बाढ़ के कारण बच्चों के रहन सहन का स्तर एवं दिनचर्या बिगड़ जाता है। बाढ़ के कारण बच्चों के शिक्षण कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि विद्यालय
सभी बंद कर दिए जाते हैं बाढ़ के कारण, और उस समय में उनकी पढ़ाई लिखाई बंद रहती है। बाढ़ के कारण बच्चों में मानसिक विकार होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनमें एक मानसिक विकार उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बाढ़ के कारण बच्चे अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन वो उस समय में विद्यालय बंद होने की वजह से उनका पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो जाता है। इस वजह से वो अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाढ़ के कारण बच्चों के संरक्षण एवं सुरक्षा का हमेशा डर बना रहता है। ये बच्चों में भी डर रहता है कि हम अपने माता पिता से कहीं न बिछड़ न जाएं। दूसरा, उस समय में बच्चों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का के फिराक में कुछ लोग लगे होते हैं, जो बच्चे को अधिकांशतः ट्रैफिकिंग कर लेते हैं। वो बाहर कहीं बेच देते हैं बच्चे को ले जा करके। अभिभावक को भी यह डर लगा रहता है कि हमसे बच्चे कहीं न बिछड़ न जाएं। तो बच्चों, ये बाढ़ के कारण थे जो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ते थे, यानी आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं बाढ़ के कारण, वो अभी हम लोगों ने बताया। अब बच्चों, धन्यवाद। बच्चों, इस सत्र में हम समुदाय स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी पर चर्चा करेंगे। आप सभी इस स्लोगन से अवगत होंगे, आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं यदि समुदाय पहले से ही आपदा पूर्व तैयारी कर ले तो आपदा आने पर गांव में उसका प्रभाव कम होगा। अब हम बाढ़ पूर्व तैयारी समुदाय स्तर पर कैसे करें, क्या करें एवं उसके बारे में जानेंगे। समुदाय के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए जरूरी होता है उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी जाति, धर्म एवं सभी वर्गों के लोग जैसे महिला, पुरुष, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद गांव के सभी लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने गांव में बाढ़ पूर्व तैयारी करेंगे। पहला बिंदु, गहरे पानी वाले स्थानों की पहचान करना। ऐसे स्थलों का चुनाव करें जहां बाढ़ के दौरान जल जमाव 6 फीट से अधिक होता है एवं वहां पर पानी का तेज करंट भी रहता है। इसके लिए क्या करें, उस स्थान पर खतरे का चिन्ह पहले से लगा दिया जाए। बच्चों को तो ऐसे स्थानों पर जाना ही नहीं चाहिए। दूसरा बिंदु है महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके लिए क्या करें, प्रत्येक बच्चों को अपना नाम एवं पता याद रखना चाहिए। नाम, पता व मोबाइल नंबर एक कागज की पर्ची में लिखकर ताबीज में डालकर बच्चे के गले में पहना दें। बच्चों को बाढ़ के समय अपने को सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी दें। तीसरा बिंदु, ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां पर बाढ़ के दौरान सर्प इत्यादि का डर हो। इससे बचाव के लिए निम्न कार्य करने होते हैं। सर्पदंश से बचाव के लिए जागरूक करें, बच्चों को उस स्थान में न जाने दें, सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन उपलब्ध हो। चौथा बिंदु है देसी स्थानीय नावों का सुरक्षा मानक के आधार पर मरम्मत कर चलाने योग्य बनाना। यह देख लिया जाए कि हमारे गांव में कितने नाव हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या वे चलाने योग्य हैं, कितने नावों की और आवश्यकता है, इसके लिए क्या करें। पुराने नावों की मरम्मत बाढ़ आने के पहले करा लें। नाव पर भारवाहक क्षमता लाइन का निशान अवश्य बना होना चाहिए। नाव पर सामाजिक दूरी बनाने हेतु निशान बना दें और सवारियों की संख्या नाव की पट्टी पर लिख दें। पांचवा बिंदु है बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा सुविधा का कार्यरत रहना। इसके लिए क्या करें, समुदाय एवं पंचायत यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र बाढ़ से सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र की सामग्रियों को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर रख दें। महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण बाढ़ के दौरान होता रहे। छठा बिंदु है बाढ़ के दौरान बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए उपाय करना। इसके लिए क्या करें,
बाढ़ के दौरान अस्थायी विद्यालय चलाने हेतु ऊंचे स्थान का चयन करना, बच्चों को बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी किताब सुरक्षित रख लेनी चाहिए। 7वां बिंदु है ऊंचे चबूतरों पर हैंडपंप का निर्माण एवं मरम्मत करवाना। इसके लिए क्या करें? ऊंचे चबूतरों पर लगे हुए बंद एवं खराब हैंडपंप एवं शौचालयों की सूची बनाना, पीएचडी अथवा स्थानीय हैंडपंप के मिस्त्री द्वारा हैंडपंप को ठीक कराना, हैंडपंप का ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित करना। 8वां बिंदु है ऊंचे चबूतरों पर शौचालय का निर्माण एवं मरम्मत करवाना। 9वां बिंदु है पूर्व सूचना, खोज, बचाव एवं प्राथमिक उपचार पर पूर्वाभ्यास करते रहना चाहिए। इसके लिए क्या करें? वार्ड सदस्यों एवं टास्क फोर्स के सदस्यों तथा समुदाय के साथ पूर्वाभ्यास कार्यक्रम की कार्य योजना बनाना। पूर्वाभ्यास कार्यक्रम लगातार करते रहना चाहिए। जीवन रक्षक तकनीक के बारे में समुदाय के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। 10वां बिंदु है शरण स्थल की पहचान एवं वहां पर ठहरने हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं सामाजिक दूरी बनाने हेतु निशान बना दें। इसके लिए क्या करें? विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची तैयार करना, शरण लेने हेतु स्थल का चुनाव, शरण स्थल पर आश्रय लेने वाले परिवार को पहले से ही प्लास्टिक की रस्सी तथा बांस इत्यादि पूर्व में ही व्यवस्था करने हेतु प्रेरित करना। 11वां बिंदु है परिवार सुरक्षा किट तथा अन्य दस्तावेजों तथा महत्वपूर्ण सामानों को परिवार द्वारा तैयार रखना। इसके लिए क्या करें? बाढ़ से पूर्व सूखा भोज्य पदार्थ, चूड़ा, भुंजा, गुड़, सत्तू इत्यादि को रख लिया जाए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कागजात जैसे बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि, महत्वपूर्ण औजार, रस्से, प्लास्टिक सीट, पहनने हेतु कपड़े, माचिस, मिट्टी तेल, बैटरी वाला टॉर्च इत्यादि। कोरोना किट तैयार रखना। इसके लिए क्या करें? इस किट में कम से कम प्रति व्यक्ति 2 सूती कपड़े के घर में बने मास्क रख लिया जाए। सूती कपड़े के मास्क को धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। हाथ धोने के लिए साबुन या लिक्विड सोप तथा सैनिटाइजर भी रख लिया जाए। 12वां बिंदु है सुरक्षित खाद्यान्न और पशु चारा का परिवार द्वारा भंडारण। इसके लिए क्या करें? खाद्यान्न एवं पशुओं के लिए चारा ऊंचे स्थान पर मचान बनाकर ही भंडारित करें, जिससे बाढ़ आने पर भंडारण सुनिश्चित रहे। घर घर जाकर यह निगरानी करना कि सभी घरों में खाद्यान्न एवं पशु चारा पूर्ण हो। 14वां बिंदु है जन वितरण प्रणाली, दुकान के माध्यम से अनाज एवं मिट्टी तेल वितरण करवाना। इसके लिए क्या करें? बाढ़ से पूर्व ही जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज एवं मिट्टी तेल का वितरण करवाना। समुदाय के लोगों को 2 माह के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 15वां बिंदु है पशुपालन विभाग के सहयोग से गांव के सभी पशुओं का टीकाकरण करवाना। इसके लिए क्या करें? पशुपालन विभाग के साथ पशुओं के टीकाकरण हेतु कार्य योजना बनाना, ग्रामवासियों को टीकाकरण के लिए निर्धारित तिथि के बारे में जानकारी देना, पशुओं की पूर्व में ही सूची तैयार करना, पशुओं का टीकाकरण करवाना। 16वां बिंदु है हाथ की साफ सफाई, पानी के उपयोग, जल शुद्धिकरण, ORS के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान। इन बिंदुओं के आधार पर हम लोग समुदाय स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछली बार बाढ़ में बहुत तबाही हुई थी, सारा सामान बह गया था और पशु भी बंधे रह गए थे। अम्मा, इस बार बाढ़ आ गई तो इस बार हम तैयार हैं। खबर मिलते ही टॉर्च, सूखा खाना, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, रस्सी, माचिस, जरूरी कागजात और पहचान पत्र लेकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे। तैयारी कर लो अम्मा, बाढ़ आने के पूरे संकेत हैं। सब लोग राफ्ट बना रहे हैं। क्षेत्र में बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अनाज और बीज ऊंचाई पर रख दें। अभी रखता हूँ। रबर की बड़ी ट्यूब, प्लास्टिक की रस्सी अपने पास रख लें। तैयार हैं। अपनी सेफ्टी किट और जरूरी कागजात संभाल कर रख लें। हाँ, सूखा खाना, पानी, रस्सी, माचिस, दवाई, टॉर्च और कागजात। बचने के लिए सुरक्षित ऊंचा स्थान पहले से चुन लें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद करें। मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार रहें। अरे अरे, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। पीने का साफ पानी रख लो, क्लोरीन की गोलियां और दवाइयाँ भी। राफ्ट निकालो। अरे सेफ्टी किट साथ रख लेना। बंधे पशुओं को खोल दो। जब बाढ़ आए तो ध्यान रखिए,
जल्दी से अपना सेफ्टी किट साथ लेकर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तुरंत। बाढ़ से बचने के लिए गांव और घरों में आसानी से मिलने वाले सामान को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आज एनडीआरएफ के जवान हम सबको राफ्ट बनाना सिखाएंगे। बांस के राफ्ट बनाने के लिए एक मजबूत रस्सी और कुछ बांस लेकर ऐसे बांधिए। कुछ केले के पेड़ के तनों से केले के राफ्ट बनते हैं। इसी तरह ट्यूब, जेरिकन और नारियल की सहायता से राफ्ट बनाए जा सकते हैं। चलो अभ्यास करें। आपके हित में तत्पर एनडीए में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में प्रतिवर्ष जून, जुलाई व अगस्त के महीने में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। फिर चाहे वो अत्यधिक वर्षा के कारण हो या फिर पड़ोसी राज्य उड़ीसा या पड़ोसी देश नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी वर्षा होने से बिहार में बाढ़ आने के संभावना हो जाती है। अतः जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं उन लोगों को घरेलू सामान से राफ्ट बनाना आना बहुत आवश्यक है। ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष चेन्नई या पटना के शहरी क्षेत्रों में आई बाढ़ के दौरान यदि लोग घरेलू राफ्ट से का इस्तेमाल करते तो उस दौरान वो घर से बाहर निकलकर सामान लेने के लिए बाज़ार जा सकते थे और अपने वापस घरों में जा सकते थे। बच्चों, घरेलू सामानों से बनाए जाने वाले राफ्टों को एसडीआरएफ के जवानों द्वारा गंगा नदी में उपयोग करते हुए देखिए। अभी आप देखिए प्लास्टिक बोतल राफ्ट कि जवान प्लास्टिक बोतल राफ्ट का कैसे प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक की खाली बोतलों से को राफ्ट के रूप में बनाया जाता है। बोतलों को एक लाइन में जोड़ के बेल्ट की तरह बना लिया जाता है। अब 1.5 लीटर की करीब 5 से 7 बोतलों को अगर इकट्ठा करके राफ्ट बना लेते हैं तो एक वयस्क व्यक्ति उससे आराम से तैर के सुरक्षित जगह पर जा सकता है। अभी है नारियल राफ्ट। नारियल राफ्ट इसी तरह 4 से 6 सूखे नारियलों को आपस में एक लाइन में बांधने पर, बेल्ट की तरह बांधने पर एक वयस्क व्यक्ति आराम से उसमें तैर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोतल राफ्ट और नारियल राफ्ट में दोनों व्यक्ति बिना किसी मदद के आराम से तैर सकते हैं। अभी देखिए इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट। थर्मोकोल को किसी मजबूत कपड़े में बांधकर आगे इस तरीके से बांधा जाए कि एक साइड थर्मोकोल का पेट की साइड और एक साइड पीठ की साइड में आ जाए। इससे एक वयस्क व्यक्ति 70 से 90 किलो तक का व्यक्ति आराम से तैरकर सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। 2 वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल को आपस में कुछ दूरी पर मजबूती से बांध लिया जाता है। मजबूत डोरी से बांधकर राफ्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें एक वयस्क व्यक्ति आसानी से तैरकर सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। अभी है ट्यूब राफ्ट। किसी भी स्कूटर या मोटरसाइकिल की ट्यूब को इस्तेमाल करके उसमें हवा भर के एक वयस्क व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। यदि इसके स्थान पर हम किसी कार या जीप का ट्यूब लेते हैं तो 2 से 3 वयस्क व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित तरीके से तैरकर जा सकते हैं। अभी है तसला राफ्ट। 2 तसलों को आपस में जोड़कर बम्बू की सहायता से आपस में जोड़कर राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि तसले उल्टे हों और उनका मुंह मजबूती से प्लास्टिक से बंद किया हुआ हो। इससे आसानी से एक व्यक्ति काफ़ी लंबी दूरी तक सुरक्षित तरीके से तैर सकता है। जरीकेन राफ्ट। 2 या 2 से अधिक जरीकेन को बम्बू में बांधकर राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि 2 जरीकेन बांधे जाते हैं तो एक व्यक्ति सुरक्षित तरीके से तैर सकता है। यदि हम 2 से ज़्यादा जरीकेन रखते हैं तो 2 से 3 व्यक्ति आराम से उसमें तैरकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। एक साथ कुछ बांसों को मजबूती से बांधकर तैरने लायक राफ्ट बनाया जा सकता है। बांस के आकार पर निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति उस पर तैरकर जा सकते हैं। अगर कम व छोटे बांस हैं तो एक व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। अगर हमको ज़्यादा लोगों को ले जाना है तो बांस की संख्या बढ़ाई जा सकती है तो ज़्यादा व्यक्ति आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसके नीचे हम खाली बैरल बांध देते हैं तो उसमें
2 बैरल बांधने पर 8 से 10 व्यक्ति आसानी से बम्बू राफ्ट पर बैठकर तैरकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। केले का तने का राफ्ट, दो या दो से अधिक केले के तने को आपस में मजबूती से बांधकर 1 से 2 व्यक्ति आसानी से उस पर तैरकर उसका सहारा लेकर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। यदि इसी तरह केले के तनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसके केले की संख्या के आधार पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और उस पर बैठकर आसानी से सुरक्षित जगह पर जाया जा सकता है। लाइफ बॉय, जैसा कि सभी जगह रेस्क्यू करने वाले लोगों के पास लाइफ बॉय होता है, लाइफ बॉय की सहायता से 1-2 व्यक्ति आसानी से तैरकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। और लाइफ बॉय को रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी डूबते व्यक्ति के पास लाइफ बॉय को रस्सी से बांधकर फेंका जा सकता है और उसको सुरक्षित नाव पर या किनारे पर लाया जा सकता है। नमस्कार बच्चों, आज हमारे साथ बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स मतलब बिहार के युवाओं का एक मंच जो हमेशा बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत रहता है और बच्चों एवं युवाओं के अधिकारों के लिए जागरूक भी करता है। जब पिछले साल 2019 में पटना में बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी तो उस समय इसी मंच के बहुत से सदस्यों ने बहुत से लोगों की मदद भी की थी। तो आज हम बाढ़ के समय इन बच्चों से इनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उस समय इनकी मनोस्थिति कैसी थी और बाढ़ के समय बच्चों की मनोस्थिति सकारात्मक कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। बच्चों, आप सबका मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी कि आप सब बच्चों एक एक करके अपना हमें परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं दिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स का सदस्य हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीक्षा तिवारी है। मैं पटना सेंट्रल स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार नंदन है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स ग्रुप से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रियेश्वरा है और मैंने इसी वर्ष अपनी 12वीं की एग्ज़ाम दिया है। मैं बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और साथ ही मैं बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। चलिए बच्चों, आपने अपना परिचय तो दे दिया। मैं चाहूँगी कि बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमें परिचय दें। बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स एक बच्चों का समूह है जिसके सदस्य ज़्यादातर कक्षा 5वीं से लेके 12वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, वो हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस समूह के द्वारा हम बच्चे अपनी समस्याओं को बड़ों के सामने रख सकें, वो हमारी समस्याओं को सुन सकें और हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी समस्याओं के लिए सॉल्यूशन भी हम खुद दे सकें। और साथ ही हम लोग जो है ज़मीनी स्तर पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन यानी कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो हम लोग ऑनलाइन कैंपेन्स भी चलाते हैं। और बड़ों के साथ साथ हम अपने जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि वो भी अपने अधिकारों के बारे में जानें। और हम लगातार 2008 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अलग अलग ओकेज़न्स जो होते हैं उस पे, जैसे कि पिछले साल बाल दिवस था, तो बाल दिवस के समय हम लोगों ने बच्चों के साथ बातचीत का एक कार्यक्रम रखा था। और अभी कोविड-19 जो लॉकडाउन है, इसके दौरान हम लोगों ने 2 वेबिनार किए हैं। वेबिनार मतलब जो आजकल जैसे आपकी स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन होती होगी, वैसे ही हम लोगों ने एक वेबिनार मीटअप किया जिसमें कि
बच्चों की क्या मेंटल हेल्थ सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा, या फिर किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न या उलझन उनके मन में था उस पे हम लोगों ने बात की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे बड़े प्लस बच्चे दोनों अपनी बातों को रखें और दोनों एक दूसरे को सुने। बच्चों चले अब हम बातचीत करते हैं। पिछले साल पटना में अचानक तेज़ बारिश हुई और देखते ही देखते पूरा शहर पानी से भर गया। उस समय बच्चों के मन की क्या स्थिति थी और बच्चों का अनुभव कैसा था ये हम जानेंगे। तो बच्चों मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और आपकी क्या मनोदशा थी। दरअसल पिछले साल जो बारिश हुई वो मुझे आम बारिश की तरह ही लगी, पर ये लगातार 6-7 दिन तक बिना रुके होती रही, जिसके कारण मेरे आसपास का इलाका पानी से भर गया। और मेरा इलाका शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर है और आसपास काफ़ी जंगल है, जिसके कारण डर बना रहता था कि जहरीले सांप बिच्छू बाढ़ के पानी से घर में ना चले आए। और घर में सोने बैठने में भी काफ़ी डर लगा रहता था कि कहीं घर से हमेशा दरवाजे पर नज़र रहती थी कि कहीं कोई सांप ना आ जाए, तो काफ़ी डर लगा रहता था। बाढ़ के समय मेरे मन की स्थिति की बात करें तो वो बहुत नाजुक सी हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी, बहुत भयभीत सा महसूस कर रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश, और मैंने अपने जीवन में पहली बार बाढ़ देखी थी। सारा माहौल, बिजली नहीं है, अंधेरा सा है, बारिश लगातार हो रही है, सारा माहौल बहुत भयावह था। सबसे पहले मैंने अपने अंदर के डर को ख़त्म किया। बाढ़ का पानी घर के काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका था। मैंने अपने परिवार के साथ मिलके बाढ़ के पानी को पहले बाहर किया, घर की साफ़ सफाई की और कुछ कीटनाशक का इस्तेमाल किया, जैसे कीड़े मकोड़े घर के अंदर ना आ पाएँ। जहाँ तक सवाल इन सब से उभरने का है, तो मैंने खुद की और अपने परिवार की मदद कुछ इस तरीके से की कि मैंने सोचा कि मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक रहूँगी। चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी, स्थितियाँ बिगड़ रही थी, बारिश लगातार हो रही थी, पानी का स्तर बढ़ रहा था, लेकिन सकारात्मक होना मैंने नहीं छोड़ा। अगर हम बच्चे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, हम अगर बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, बहुत चिंता में चले जाएंगे, तो हमारे माता पिता की परेशानियां बढ़ जाएंगी, ये सोच कर कि हमारे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने इसी बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया कि मैं सकारात्मक रहूँगी, बहुत ज़्यादा डरूँगी नहीं, सारी चीज़ें ठीक होनी है, मुझे पता है, मुझे ये सब ज्ञात है। तो मैं पॉजिटिव रही, मैंने अपने परिवार का पूरा इमोशनल सपोर्ट किया और हर तरह से मैंने अपनी और अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। सुदीक्षा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चे जो होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं और भविष्य होते हैं कल का। आप जैसा सोचेंगे वैसा हमारा समाज बनेगा। और मुझे बहुत खुशी भी हुई ये जानकर कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने सकारात्मक सोच को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके द्वारा या आपके जो बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से लोगों की मदद की, और जो भी मदद की तो वो किस प्रकार की थी, ये ज़रा हमें बताएं। तो जहाँ तक मदद की बात है तो फंसे हुए हम भी थे, मगर हमसे जो बन पड़ा हमने उस समय किया। मैं रेंट पे रहता हूँ और मेरे मकान मालिक बाढ़ के वक्त सबसे निचले तल्ले में रहते हैं, मैं दूसरे तल्ले पे रहता हूँ। तो जब बाढ़ आया तो निचला तल्ला तो पूरा पानी से भर गया था। तो हम लोगों ने अपने मकान मालिक को अपने तल्ले पे बुला लिया और उन्हीं के साथ कुछ दिन वहाँ पर रहे। उस दौरान हेलीकॉप्टर से कंकड़बाग इलाके में खाने दिए जा रहे थे, अनाज दिए जा रहे थे। हमारे छत पे भी अनाज है और लेकिन हम लोगों ने उस अनाज का सेवन नहीं किया क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज थे। तो हम लोगों ने उन फूड्स पैकेट को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया। जैसे कि हमारे घर के बगल में एक मकान बन रहा था जिसमें तकरीबन 10 मजदूर फंसे हुए थे। हम लोगों ने उस फूड पैकेट को उन मजदूरों तक पहुंचाया और यह प्रयास में लगे रहे कि अगर उन्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम उनकी सहायता कर पाएँ। कि एरिया में ज़्यादा जल जमाव था और उसके बाद जो था वो क्योंकि एरिया ऊंचा हो जाने के कारण पानी कुछ दिन में ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर अंदर के एरियाज़ में जो गली थे उसमें फिर बहुत अत्यधिक पानी लगा था जो कमर से भी ऊपर था। लेकिन जो मदद करने के लिए लोग आते थे वो
जो पहला एरिया है वहीं तक रह पाते थे, आगे मदद नहीं पहुंच पाती थी। तो जो वैशाली गोलंबर के आसपास जो एरिया था जिसमें ज़्यादा पानी लगा था वहाँ तक मदद पहुँच पा रही थी, लेकिन जो अंदर के एरियाज़ हैं उसमें मदद नहीं पहुँच पा रही थी। तो जब हम लोगों ने इस स्थिति को देखा, क्योंकि हम खुद अंदर के एरियाज़ में रह रहे थे और वहाँ तक ना कोई नाव आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, ना लोग आ रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ हमारे व्हाट्सएप पे जब बहुत मुश्किल से फ़ोन चार्ज हुआ तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स आए। हमने उस हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके सभी हेल्पलाइन नंबर को जानकारी दी कि इस एरिया में इस जगह पे इस घर को मदद की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक पर्सनल लेवल पे था, क्योंकि हम खुद भी वहाँ फंसे हुए थे और जिस तरीके से हम इस स्थिति का सामना कर रहे थे, दूसरे भी वैसे ही सामना कर रहे थे। और साथ ही में जब थोड़ा पानी कम हो गया, जिसकी वजह से हम लोग बाहर निकल सकते थे, तो हम लोग जो वहाँ वैशाली गोलंबर जो है वो एक स्पॉट बना था जहाँ हर जगह से लोग आते थे और फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्योंकि जो अंदर के लोग थे वो अभी भी बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत कुछ लोग ही बाहर आके वो फूड पैकेट्स ले पाते थे, तो हमेशा जो था वो लिमिटेड हो जाता था। जो एक ही लोगों को बार बार मदद मिलती थी, जिन्हें मदद नहीं चाहिए थी वो भी वहाँ पे इकट्ठा होकर फूड पैकेट्स छीन लेते थे। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ देखा तो हम लोगों ने कुछ दिन जो वहाँ फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे उन्हें वॉलंटियर किया और साथ में डायरेक्शन दिया कि किन किन लोगों को एक्चुअली खाना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर एक छीना झपटी का एक सिचुएशन हो जा रहा था। तो लास्ट में हम लोगों ने वॉलंटियर भी किया। बच्चों, आपने अपने स्तर से और अपने जो आपका जो बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स है उनके ग्रुप के द्वारा जो भी समाज में रहने वाले लोगों की मदद की, वो सही रूप में काफ़ी काबिल तारीफ़ था। और मुझे ये भी जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने जब कहा कि जब मुझे ये पता चला कि अंदर का एरिया जो है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, तो आपने कम्युनिकेट करके अपने सारे ग्रुप के लोगों को एज ए वॉलंटियर उस काम में लगाया और वहाँ के रहने वाले लोगों की बहुत मदद की। बच्चों, आज का जो स्थिति है, हमारे पूरे देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और सभी लोग, हम सभी इस महामारी में अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये भी बात सामने आई है कि स्कूल खोलने की बातें हो रही हैं कि स्कूल खोला जाए या नहीं। तो मैं आप सभी से ये राय लेना चाहूँगी, ये पूछना चाहूँगी कि अगर स्कूल खुलता है तो क्या बच्चे किस तरह से स्कूल जाएं? क्या वहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से बच्चे सैनिटाइज हो पाएंगे कि नहीं? उनकी माता किस प्रकार से संतुष्ट हों कि हमारे बच्चे अगर विद्यालय जा रहे हैं तो हम उन्हें बिल्कुल बिना डर के विद्यालय भेज सकते हैं। तो आप इस विषय पर मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। स्कूल्स खुलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल्स, कंपलसरी मास्क, रेगुलर टेम्परेचर चेक्स, नए अनुशासन इत्यादि चीज़ें होनी चाहिए। हमारे शिक्षकों को इस कोरोना काल से संबंधित जरूरी जानकारियां हम बच्चों को नियमित रूप से बतानी चाहिए। कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर नापना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करना तो स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही जो मेरा विचार है उसके हिसाब से स्कूल चलाने का एक ढंग अलग, थोड़ा कुछ डिफरेंट कर देना चाहिए। जैसे स्कूल या तो हम शिफ्ट्स में चला सकते हैं, 4 घंटे 1 to 4 की पढ़ाई, फिर 5 to 8, 9 to 12 ऐसे, या फिर हम सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं जिससे बच्चे स्कूल में आए, पढ़ाई कंटिन्यू रहे, लेकिन बच्चे साथ कम संख्या में मिले। और सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो कि स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान होती है, उसमें बिल्कुल करना क्या चाहिए हमें कि अलग अलग सेक्शंस का लंच ब्रेक अलग अलग टाइम पे, पहले एक सेक्शन का जब ब्रेक ओवर हो जाएगा उसके सारे बच्चे क्लास में चले जाएंगे, उसके बाद सेक्शन दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके होना चाहिए। स्कूल खुलने के बाद हमें कुछ नियमों के पालन करने होंगे, जिससे कि हमें वैसी जगह पे इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। जैसे कि स्कूल असेंबली हो गया,
स्कूल असेंबली का ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे लोग एक जगह पे आ जाते हैं, तो उस बीच में काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, साफ सफाई बरतनी होगी हमें, हर एक बच्चा का ध्यान रखना होगा कि वो मास्क पहने, सैनिटाइज़र अपने साथ रखे और हर एक लेवल की जांच करनी चाहिए। और अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी बीमारी होती है, जैसे कि उसे थोड़ा सा भी फीवर वगैरह कुछ भी आ रहा है, यूजुअली हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इस पर उतना ध्यान नहीं देते, मगर अब से हमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम अपने आसपास का वातावरण जो है वो ठीक रखें। मेरे ख्याल से स्कूल खुलने से पहले उसकी पूरी अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए, चाहे वो क्लासरूम हो या फिर वॉशरूम मतलब बाथरूम हो या कोई भी सिंपल प्लेस हो, सारी जगह की अच्छी सी सफाई होनी चाहिए। साथ में जो बच्चे हैं, बच्चे उस सिचुएशन में हों जब उनके अंदर कोविड-19 को लेकर के थोड़ा भी भय ना हो, तभी स्कूल खुले। क्योंकि अगर हमारे अंदर थोड़ा भी भय होता है तो फिर हम भय के साथ मतलब पढ़ नहीं सकते और साथ में हम होपलेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्कूल खोलने से पहले जो बच्चों के अंदर जो उनका एक मेंटल सिचुएशन है उसको सुधारना होगा, उसके बाद ही हमें स्कूल खोलना चाहिए। और उसके साथ अगर स्कूल खुलता है तो उसमें जैसे कि बच्चों को जो कम संख्या में हो, बच्चे ज़्यादा संख्या में ना हो, साथ ही जो हमारे टीचर्स हो या अदर्स हैं वो भी उन्हें इस सिचुएशन को लेकर के कैसे मतलब निकल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट देने का कोशिश करें, तभी मेरे ख्याल से स्कूल खुलने चाहिए। और तब तक तो बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए जब तक हमें एक भी केसेस मिल रहा है। और दूसरा वो है कि क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स को लेकर के देखते हैं तो वो हमें अभिभावक और हम जो बच्चे हैं हमारे विचार के ऊपर रखना चाहिए कि हमारा विचार क्या है, उसके अनुसार स्कूल खोला जाए या फिर एग्ज़ाम्स किया जाए। बच्चों, आप सभी ने अपनी अपनी राय दी कि इस कोविड-19 के दौरान स्कूल कब खोला जाए, कैसे खोला जाए। आपने एक बात बहुत सही कही कि जब तक हमारे मन में इस बीमारी का भय नहीं जाएगा तब तक हमें स्कूल नहीं खोलना चाहिए। और दूसरी बात कि अभिभावकों जो गार्जियन हैं हमारे, गार्जियन से ये सुझाव लेना बहुत आवश्यक है कि जब हम स्कूल खोल रहे हैं तो वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं। तो बच्चों, आपने जो भी बातें यहाँ पर की और अपने अनुभवों को हमारे साथ रखा, उससे मुझे उम्मीद है कि जो दूरदर्शन पे हमारे बच्चे आप सबको और हमें देख रहे हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में बच्चों आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज आपने सुना कि हमारे बीच बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के बच्चे हमारे साथ आए थे और उन्होंने किस प्रकार इन कठिन परिस्थितियों में आप लोगों की मदद की और अपनी भी मदद की और परिवार और समाज की मदद की। और ये एक ऐसा मंच है जो हमेशा आपके अधिकारों के लिए तत्पर रहता है और हमेशा आपको आपके अधिकारों के लिए जागरूक करता है। तो बच्चों, आप भी इनकी मदद करें और इनके बताए गए और दिए गए सुझावों पे ज़रूर अमल करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज जो भी सुना और समझा आप उन पर अमल करेंगे। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपने बाढ़ से होने वाले खतरे, उससे संबंधित पूर्व तैयारी और उससे बचाव के संबंध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किया आपने। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते होंगे, आपके लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी रही होगी। तो अब हम लोग हर बार की तरह फिर से क्विज़ खेलते हैं। क्विज़ का नियम क्या है आपको पता है। आज आपने जो सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको करना क्या है, आपको ध्यान से प्रश्नों को देखना है और उसके विकल्पों का सही चयन करना है। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं अपने कॉपी और कलम के साथ क्विज के लिए? चलिए क्विज शुरू करते हैं। बच्चों, आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, निम्न में से किन महीनों में बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? इसके विकल्प हैं।
पहला जुलाई से सितंबर माह तक, दूसरा अप्रैल से मई माह तक, तीसरा जनवरी से मार्च माह तक और चौथा दिसंबर से जून माह तक। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जुलाई से सितंबर माह तक, क्योंकि अब बारिश का समय भी होता है। अब आपके सामने दूसरा सवाल, बाढ़ आने के कौन कौन से कारण हैं? निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। इसके विकल्प हैं, पहला अतिवृष्टि एवं भारी बारिश होने से, दूसरा बारिश के पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न होने से, तीसरा नदी नालों के सतह में रेत अथवा गाद अथवा मिट्टी जमा होने से, चौथा नदी के किनारे तटबंधों के कमजोर रहने से और पांचवा उपरोक्त सभी कारणों से। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा, उपरोक्त सभी कारणों से। ऊपर जो इतने सारे विकल्प हैं सभी के कारण बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। तीसरा सवाल है, बाढ़ के समय निम्न में से कौन कौन से खतरे होते हैं? इसके विकल्प हैं, पहला सांप बिच्छू के काटने का खतरा बना रहता है, दूसरा प्रदूषित खाना खाने एवं संक्रमित पानी पीने से बीमार होने का खतरा होता है, तीसरा सड़क, गली मोहल्ले, खेत खलिहान तथा घर में पानी भर जाने का खतरा होता है, चौथा बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा होता है और पांचवा उपरोक्त सभी खतरों की संभावनाएं होती हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब पांचवा, उपरोक्त सभी खतरों की संभावनाएं होती हैं। चौथा सवाल, बाढ़ से डूबने वाले चापाकल के पानी को संक्रमण मुक्त करने हेतु किस पाउडर का उपयोग करना चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला बोरिक पाउडर, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा डिटर्जेंट पाउडर और चौथा गैमेक्सिन पाउडर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, चापाकल के अंदर अगर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए तो पानी साफ आता है। पांचवा सवाल, बाढ़ के दौरान बीमारियों से बचने के लिए निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? खाना ढककर रखें एवं हल्का भोजन करें, दूसरा पानी उबाल करके पिएं एवं पानी को ढक्कन युक्त बर्तन में रखें, तीसरा बाढ़ के पानी में ना खेलें, चौथा पीने के पानी को हैलोजन अथवा क्लोरीन की गोली से साफ करें और पांचवा उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब पांचवा है, मतलब उपरोक्त सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। छठा सवाल, बाढ़ आने के पहले इनमें से क्या तैयार रखना चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला सूखे भोजन की सामग्री, दूसरा जरूरी दस्तावेज अथवा कागजात, तीसरा आपातकालीन किट अथवा सुरक्षा पेटी और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके सही जवाब हैं उपरोक्त सभी, मतलब बाढ़ आने के पहले आपको इन सब की व्यवस्था तैयार कर लेनी चाहिए। बच्चों अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार की तरह क्विज के बाद आपको गृह कार्य दिया जाता है। तो इस बार का कार्य है, बच्चों आज आपने बाढ़ पूर्व क्या क्या तैयारी करना है और इससे बचाव के बारे में सीखा। तो आपको गृह कार्य क्या करना है, आप अपने माँ पिताजी एवं भाई बहन के साथ मिलकर बाढ़ के पहले अपने परिवार स्तर पर पूरी तैयारी कर लें। पानी से निकलने हेतु बेड़े अथवा राफ्ट बनाकर रख लें। आपको याद होगा, आपको एसडीआरएफ के लोगों ने विभिन्न प्रकार के राफ्ट बनाना आज आपको सिखाया है। फिर भी मैं याददाश्त ठीक रखने के लिए आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। जैसे ये केले के थंब राफ्ट है, तो ये पानी के बोतल का राफ्ट है, ट्यूब से बने राफ्ट हैं। तो बच्चों आज आपको इस एपिसोड में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार।
जैसा कि हम जानते हैं अभी मानसून का टाइम है और बहुत तेज़ बारिश भी कहीं कहीं हो रही है। तो आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा विषय था वो था बाढ़। आपने बाढ़ के विषय में बहुत सी बातें आज सीखी और बाढ़ के आने के पहले हमें परिवार एवं समुदाय के स्तर पर पहले से क्या तैयारियां करनी चाहिए ये भी आपने जाना और सीखा। साथ में आपको बाढ़ के संदर्भ में एक वीडियो भी दिखाया गया होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारी एसडीआरएफ टीम के द्वारा उनके बाढ़ से बचने के विभिन्न तरीकों को बताया गया मॉक ड्रिल के माध्यम से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत अच्छा रहा। साथ में आज आपके बीच में बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स मतलब बिहार के एक ऐसे बच्चों के सदस्य या मंच जो कि बच्चों के अधिकारों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उनके बारे में भी आज आपने जाना और उनके अनुभवों को भी आपने आज समझा और देखा कि वो किस प्रकार से बच्चों के अधिकारों के लिए हमेशा कार्यरत रहकर हमेशा उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं। ये आप सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात थी। बच्चों, आज के क्विज़ में आपको बहुत मज़ा आया होगा। बाढ़ से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। मुझे उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी नई बातें सीखी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो सीखा वो आप अपने परिजनों, दोस्तों एवं भाई बहनों को ज़रूर बताएंगे। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 से 15 जुलाई हमारा विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाता है और 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो मेरा ये आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप घर पे ही रहकर किसी भी दिन किसी भी आपदा के एक विषय पर ज़रूर मॉक ड्रिल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें करें और सीखें जिससे कि आपको सुरक्षा प्रदान हो सके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो आज आपने सीखा और देखा वो ज़रूर आपने सीखा होगा। बच्चों, प्रत्येक शनिवार को इसी समय डीडी बिहार चैनल पे सुबह 9 बजे हम एक नए विषय पर नई ढेर सारियाँ जानकारियाँ लेकर आपसे फिर से मिलते रहेंगे। बच्चों, मैं अगले शनिवार तक का आपका इंतज़ार करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जो भी देखा और सीखा उसे ज़रूर अमल करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।